स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज जनरल गैस इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है? जनरल गैस इक्वेशन। This is also called ideal gas equation। तो आप जनरल गैस इक्वेशन या आप आइडियल गैस इक्वेशन भी आप इसको कर सकते हैं। और उसके साथ साथ देखें ये इक्वेशन तब बनती है जब हम तीन लॉज को कलेक्ट करते हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट लॉ जो था गैस का फर्स्ट लॉ दैट इज बॉयलिस लॉ। तो बॉयलिस लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मोल एंड टेंपरेचर इज कांस्टेंट। और उसके बाद सेकंड लॉ जो हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ, और आपको पता है कि चार्ल्स ने ये कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर when number of moles and pressure remain constant। और उसके बाद हमने थर्ड लॉ डिस्कस किया था एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स when pressure and temperature remain constant। तो ये तीन लॉज हम पहले ही अपने डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। अब इन तीन लॉज को कंबाइन करके इन तीन लॉज की जो इक्वेशन बनती है, इसमें देखें आप सेम फ्रॉम वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के बाद हमारी एक इक्वेशन बन जाती है बाय कंबाइनिंग दिस इक्वेशन। वो होती है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड टेंपरेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो बॉयलिस लॉ में हमने देखे नंबर ऑफ मोल और टेंपरेचर को कांस्टेंट रखा, चार्ल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, जबकि एवोगैड्रो लॉ में प्रेशर और टेंपरेचर को कांस्टेंट रखा। अगर हम किसी भी चीज को कांस्टेंट नहीं रखते, यहाँ पे हम अगर किसी भी चीज को कांस्टेंट नहीं रखते तो सब ये जो इक्वेशन बन जाती है दैट इज V is directly proportional to mT upon P। अभी देखो ना, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज जनरल गैस इक्वेशन। लेकिन जैसे अगर बॉयलिस लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, तो ये इक्वेशन आपको आइडियल गैस लॉ की डेफिनेशन भी बताएगी। तो दिस इक्वेशन आल्सो टेल अस अबाउट द आइडियल गैस लॉ और जनरल गैस लॉ। तो बॉयलिस की डेफिनेशन पढ़ी, चार्ल्स की पढ़ी, एवोगैड्रो की पढ़ी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आइडियल गैस लॉ या जनरल गैस लॉ की इक्वेशन क्या है या जनरल गैस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स and temperature and inversely proportional to the pressure। This is the statement of ideal gas law or general gas law। तो ideal gas law या general gas law में हम किसी भी चीज को कांस्टेंट नहीं रखते। जब आप सब चीज को वेरिएबल करोगे, किसी को भी कांस्टेंट नहीं रखोगे, तो आपके पास आइडियल गैस लॉ या जनरल गैस लॉ बन जाएगी और उसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो अभी देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमने R यहाँ पे क्या लिया? कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई V is equal to R n T upon P। तो V is equal to R n upon T n T upon P। अभी देखिए इस इक्वेशन को हम जब रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करने से हमें इक्वेशन मिल जाती है PV is equal to nRT। अभी ये जो PV nRT है, this equation is known as ideal gas equation। आप इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, आप इस इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं।
तो दिस इक्वेशन दैट इज PV is equal to nRT जो हमारे पास मिल जाती है बाय कंबाइनिंग 3 इक्वेशंस। तो हमारे पास PV is equal to nRT, that equation is known as general gas equation, ideal gas equation or equation of state। अभी देखिए जनरल गैस इक्वेशन क्योंकि हमने ये जनरल मास को कलेक्ट किया। आइडियल गैस इक्वेशन हमने इसको क्यों बोला, बिकॉज दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सिर्फ आइडियल गैसेस ओबे करती हैं, कोई भी रियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करेगी। तो दिस इक्वेशन इज ओबेड बाय ओनली आइडियल गैसेस, इसी वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नॉट ओबेड बाय द रियल गैसेस। उसके बाद हम इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा करते हैं, क्योंकि दिस इक्वेशन करते हैं 4 पैरामीटर्स। किसी भी सिस्टम के जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है और टेम्परेचर है। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट बिकॉज़ इट कंटेन 4 पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। आपने ये भी देखा कि इसमें अगर हम एक पैरामीटर को चेंज करेंगे तो दूसरे सारे पैरामीटर खुद भी चेंज हो जाएंगे, बिकॉज़ दीस 4 पैरामीटर्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। तो इस 4 पैरामीटर्स की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसी तरह इन लास्ट को कंबाइन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाती है दैट इज PV is equal to nRT, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल या इक्वेशन ऑफ द स्टेट। अभी देखिए ये इक्वेशन बोलती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, PV is equal to nRT का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is directly proportional to the number of moles, ideal gas constant and temperature। तो इसी तरह हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया। अभी देखिए अगर हम PV is equal to nRT, ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को अगर हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए डिस्कस करें तो PV is equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए बन जाती है PV is equal to RT। तो PV is equal to RT, this is the ideal gas equation for 1 mole of any gas। तो जब आप किसी भी गैस का 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल के लिए क्या बन जाती है, PV is equal to nRT, क्योंकि n मींस नंबर ऑफ मोल। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन में PV RT के बराबर हो जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है PV upon T is equal to R, PV upon T is equal to R। तो PV upon T is equal to R का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम and ratio of temperature is always constant। तो PV upon T is equal to R जो है 1 मोल ऑफ गैस के लिए इक्वेशन बन जाती है। तो ये कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड द रेशियो टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये से देखें बॉयलिस लॉ ने कहा था ना कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। चार्ल्स ने ये कहा था कि जो हमारे पास रेशियो है वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का वो कांस्टेंट। एवोगैड्रो ने कहा था रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल इज कांस्टेंट, जबकि आइडियल गैस लॉ कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड द रेशियो ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इससे हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन दूसरी बन जाती है P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। तो दिस इज आल्सो सेकंड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आपके पास जनरल गैस या आइडियल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो देखिए PV upon T, जाहिर सी बात है P1 V1 T1 का वैल्यू भी सेम आएगा और P2 V2 T2 का वैल्यू भी सेम आएगा। अभी देखिए दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अगर हम यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन में जो R की वैल्यू है,
आर की वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, आर की वैल्यू कैसे हम मालूम करें, तो देखिए हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, PV nRT। अभी यहां से मुझे आर की वैल्यू मालूम करनी है, PV nRT। तो यहां से मुझे आर की वैल्यू मालूम करनी है, मैं आर को बाहर पुट करूंगा तो R PV/NT के बराबर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम आर की वैल्यू मेजर करते हैं। अभी क्या कंडीशन है, प्रेशर, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर की वैल्यूज है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 180 है। एवो के जो पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का 1 मोल जो है वो STP या स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, 1 मोल। स्टैंडर्ड टेंपरेचर हमारे पास कितना होता है 273 केल्विन। इसकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद हमारे पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो होती है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM। और ये आपके पास केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्योंकि डिवीजन वाले जब ऊपर जाते हैं तो इनवर्स में आ जाएंगे। अभी आर की वैल्यू क्या आ गई 0.0821 इन यूनिट ऑफ ATM। आप कर सकते हैं डेसीमीटर या केल्विन इनवर्स या मोल इनवर्स में। अभी हम मैं एक बात आपको और भी बताऊं कि इस आर की जो वैल्यू आ रही है 0.0821, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू 0.0821, जो वैल्यू है इसकी मीनिंग क्या है। ये वैल्यू हमें ये बताती है कि अगर हम किसी भी गैस के 1 मोल को, फर्ज करें हमारे स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस है, तो स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे कितने मोल गैस हैं, हमारे पास 1 मोल गैस है। इसके लिए अगर आप 1 केल्विन टेंपरेचर राइज करोगे तो वो गैस 0.0821 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे हम इस यूनिट को एनर्जी में ले सकते हैं। तो इसी वजह से अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू के मुताबिक अगर आपके पास कोई भी गैस है सिलेंडर में, तो आर की वैल्यू की फिजिकल मीनिंग क्या हुई कि अगर किसी भी सिलेंडर में हमारे पास 1 मोल गैस है और इस 1 मोल गैस के लिए कंडीशन क्या है कि स्टैंडर्ड टेंपरेचर हो, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट 273 केल्विन, कितने टेंपरेचर पे 273 केल्विन और 180 प्रेशर पे जब आप इस 1 मोल गैस को 1 केल्विन डिग्री, कितना टेंपरेचर दोगे 1 केल्विन डिग्री टेंपरेचर राइज करोगे तो वो 0.0821 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल फॉर ऑल गैसेस। आप ऐसे नहीं कहोगे कि स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे अगर हम हाइड्रोजन के 1 मोल को एब्सॉर्ब करते हैं, 1 मोल को 1 केल्विन एनर्जी देते हैं, तो वो 0.0821 एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। अगर हम नियान के 1 मोल को दें तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको ये चीज कांस्टेंट रखनी है कि एनी गैस, अगर कोई भी आप गैस ले लें, चाहे हाइड्रोजन ले लें, नियान ले लें, आर्गन ले लें, किसी भी गैस का 1 मोल ले लें स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे और उसको 1 केल्विन टेंपरेचर दें तो वो 0.0821 एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग वैल्यू ऑफ आर। तो इसी तरह आज हमने जनरल गैस इक्वेशन को डिस्कस किया, 1 मोल ऑफ एनी गैस के डिस्कस किया, आर की वैल्यू निकाली कि आर की वैल्यू एटीएम में कैसे निकालते हैं और इस आर की वैल्यू की फिजिकल मीनिंग क्या है। कल हम डिस्कस करेंगे कि हम इस आइडियल गैस इक्वेशन से और डिफरेंट गैसेस की इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं। अभी इसमें कोई भी कमेंट नहीं आए समझ में तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।